और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। सेठी फिनमार्क के एमडी विकास सेठी। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत, और पूरी रिसर्च टीम से भी जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। देवांशी से हम जानेंगे कैसे रहे एक्सिस बैंक के नतीजे और कैसे रहेंगे सिप्ला के नतीजे। कुशल बताएंगे क्वार्टर 3 में मारुति सुजुकी से उम्मीदें। वरुण से जानेंगे पिडिलाइट के तिमाही नतीजे का अनुमान। आशीष से समझेंगे कैसी रहेगी आगे बाजार की चाल। हमारे से होंगे अमरीश, हमें बताएंगे आईटीडीसी पर एक एक्सक्लूसिव खबर। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हफ्ते का पहला कारोबारी दिन यानी आज बाजार कैसा रहा। अब ऐसा गिरा कि इसे ब्लैक मंडे कहना गलत नहीं होगा। निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम स्वाहा हो गई। बाजार लगातार 5वें दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1500 अंकों से ज्यादा टूटा, 57,490 के पास बंद हुआ। निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी 600 अंकों से ज्यादा टूटकर 36,947 पर बंद हुआ। और आइए अब बताते हैं कि आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे समझते हैं क्यों निफ्टी इंट्राडे में 600 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। एक बड़ी गिरावट के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आज बाजार में था, जैसे कि कमजोर ग्लोबल मार्केट। जहां शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोरी रही, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर थे। फिर आपके अपने ट्रिगर्स जो 2 तरीके के होते हैं, एक तो डेटा और चार्ट्स पर, और दूसरा आंकड़ों में जो एफआईज और घरेलू फंड्स के होते हैं। तो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर बरकरार है, लगातार है। शुक्रवार को भी दबाकर बेचा है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज की तरफ से तेज बिकवाली हो रही। अब आइए डेटा में। चार्ट्स पर बाजार कमजोर है ही है। शुक्रवार को 17,750 के नीचे की क्लोजिंग बाजार में नीचे का रास्ता खोलती हुई दिखी है, तो प्रेशर है। फिर आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं। लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी हुई है, तेजी की पोजीशंस हैं जो इंतजार करें कि बाजार ऊपर आए तो हम निकलें, तो वहाँ से भी प्रेशर है। इन सब के चलते बाजार की कमज़ोर शुरुआत होना लगभग तय था, और एसजीएक्स निफ्टी वैसी कमजोरी दिखा भी रहा था। लेकिन फिर भी हम उतने कमज़ोर खुले नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हरे निशान में खुले थे। और क्यों? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स सुबह से 200-250 पॉइंट ऊपर थे। तो डाउ फ्यूचर्स की वजह से ऐसा लगा कि शायद उतना खराब सेशन ना हो, लेकिन सुस्त हल्की कमजोरी के साथ खुलने के बाद जो बाजार में धीमे धीमे दबाव बनना शुरू हुआ, उसके बाद देखिए पहला घंटा 1.5 घंटा छोड़ दें, उसके बाद लगातार एफआईज की बिकवाली एक के बाद एक होती रही। अब आज इतनी बड़ी बिकवाली हुई, और जो चौतरफा बिकवाली का माहौल था कि सुबह कोई सोच नहीं सकता था कि हम 17,000 का लेवल भी तोड़ देंगे। उस तरह की बिकवाली 600 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी में होना कोई आम बात नहीं है। तो क्यों बाजार इतना तेजी से गिरा, उसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो है कि तरह तरह की अफवाहें चल रही है बाजार में, कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा, या स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे रहे, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, कुछ न कुछ बड़े टैक्स लग जाएंगे बजट में और वो परेशान करेंगे। मतलब वो किसी का बेस नहीं है, खाली अंदाज लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो डर के मारे, या कई बार होता है ना गिरने के बाद लोग कारण ढूंढते हैं। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये था कि लोग सोचे कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका भी कूद रहा है और कुछ मामला बिगड़ सकता है, तो दुनिया भर में थोड़ा सा वो सिचुएशन खराब हो सकती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, उससे अमेरिका भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे, सब गिरेंगे, तनाव रहेगा। ये दूसरा कारण है। ये तो दोनों बाहर के। अब जो बाजार के अंदर के कारण है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत और जो वाकई में नजर आती है वो ये कि पहली चीज़ तो है कि घरेलू फंड खरीद नहीं रहे कोई बड़ा। लोकल ट्रेडर्स ऑलरेडी खरीद कर फंसे हुए हैं। अब ऊपर से एफआईज की जो बिकवाली है, अब एफआईज को बेचना है तो खरीदे कौन? और जब एफआईज बेचना शुरू करते हैं तो आजकल क्या होता है, मशीन ट्रेडिंग बहुत होती है। लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं और उस पर बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाए तो मेरा खरीद लेना, इस लेवल के नीचे जाए तो मेरा बेच देना। तो समझिए किसी ने ये प्रोग्राम लिखा कि 17,500 के नीचे जाती मेरी निफ्टी आपको बेचना है। अब कोई बायर नहीं है, 17,500 पे आपने बेचना शुरू किया, 25-50 पॉइंट तुरंत गिर गया, और नए कॉल ट्रिगर हुए, प्लस जिनकी पहले से तेजी की पोजीशन खड़ी है उनके मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है। लीवरेज पोजीशन अगर एफएनओ में खड़ी है तो ब्रोकर आपसे मार्जिन मांग रहा है। अब वो नहीं है तो आपको भी बेचना है, आपको भी बेचना है। प्रोग्राम ट्रेडिंग के हिसाब से, मशीन ट्रेडिंग के हिसाब से जो ट्रेड्स हो रहे हैं उनको भी बेचना है, और खरीदना किसी को है नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर एकदम शार्प फॉल। और आज एग्जैक्टली वही होता दिखा।
किसी भी लेवल पर निफ्टी ने ढंग का सपोर्ट लिया ही नहीं, आखिरी आधे घंटे को छोड़ दे तो आधे पौन घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी आई 17,000 के लेवल से 150 पौने 200 पॉइंट की निफ्टी में, और बैंक निफ्टी निचले स्तर में 500-700 पॉइंट थोड़ा सा नीचे से बढ़ा है। वो एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दो कारण आप मानकर चल सकते हैं, एक तो ये कि जो अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी उनकी वजह से बाजार गिरा, दूसरी चीज ये कि लोगों को मार्जिन्स कॉल, पोजीशन कम करना और मशीन ट्रेड्स की वजह से एक के बाद एक सेल कॉल ट्रिगर होना, इन सब के चलते बाजारों में आज बेहद खराब सेशन दिखा। मंदी वाला मंडे, क्या रहे कारण समझे हमने अनिल जी से। अब आज के खास मेहमान विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, आपकी नजर में बाजार की गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे और अब किया क्या जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए जो मुख्य कारण थे अनिल जी ने बहुत ही बखूबी समझाया। पहले तो यूएस में जो फेड की मीटिंग है इस सप्ताह, जिसके नतीजे हमको गुरुवार को मालूम पड़ेंगे, तो वहां पे ऐसे माना जा रहा है कि जो फेड है वो जो रेट हाइक का उनका जो प्रोग्राम है वो थोड़ी जल्दी शुरू कर सकता है और 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की बाजार उम्मीद लगा के रखा है। तो उसके कारण से इंटरनेशनली भी मार्केट्स खराब है और हमारा बाजार भी उस कारण से खराब है। और दूसरा एफआईआईज की रिलेंटलेस सेलिंग चालू है। तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच। फिर चौथा, कई तरह की अफवाहें भी चल रही है बजट को लेके कि कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा सकते हैं, वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरों के बीच, और फिर फाइनली जो रिटेल, जो छोटे निवेशक, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके मार्जिन कॉल्स की वजह से भी प्रेशर है बाजार में। तो ऑल इन ऑल इन सब फैक्टर्स की वजह से हमने एक मार्केट वाला सेशन देखा। पिछले 4-5 दिनों से एक बहुत ही भारी गिरावट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे भी जब हम आज अभी बात कर रहे हैं, तो जो डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे जब हम बंद हो रहे थे, वो अभी खुलने में तो कमजोरी खुल रहे हैं। तो बाकी अभी पूरी रात बाकी है, डाउ कैसे बिहेव करता है। अगर वहां पे रिकवरी आती है यूएस के मार्केट्स में, तो कल होपफुली हमारे मार्केट्स में भी रिकवरी आ सकती है। बाकी कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लगता है अगर इंटरनेशनल फ्यूज पॉजिटिव रहेंगे तब एक अच्छा बाउंस बैक का दिन कल हो सकता है। विकास जी, कल के लिए कौन सी पिक आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने का सुझाव है? बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए ट्रेड करना हो तो आज एक स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग था। स्टॉक का नाम है एबीबी, जो कि आज 2400 के लेवल पे बंद हुआ। ये एक एमएनसी कंपनी है जो कि कैपिटल गुड्स, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर को कैटर करने वाले इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। सॉलिड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, और बाकी इस बजट में भी पावर को एक अच्छा खासा फोकस दे सकती है सरकार। और इनका कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी काफी झुकाव है इस कंपनी का। मुझे लगता है ये स्टॉक कल के लिए खरीदा जा सकता है। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 2460 का, स्टॉप लॉस रखना है 2380 का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक मिड कैप फंडामेंटली साउंड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ला ओपाला। ये भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिसके ब्रांड्स है ला ओपाला, दीवा और सोलिटेयर। और ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है और ऑर्गेनाइज्ड ओपनवेयर सेगमेंट में कंपनी का भारत में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। 12,000 रिटेलर्स है, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जीरो डेट। बाकी एफआईआईज, डीआईआईज मिलकर अराउंड 14% हिस्सेदारी ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, यूटीआई है, डीएसपी है, मलाबार इंडिया फंड है। और हाल ही में खबरें थी, बाजार के जो नामी गिरामी निवेशक आशीष कचोलिया जी ने भी इसमें 2-3 दिन पहले ही कुछ खरीदारी करी है ओपन मार्केट से। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अगर बाजार में सेंटिमेंट सुधरेंगे तो अच्छा कर सकता है। तो पोजिशनली इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 415 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 370 रुपए। बिल्कुल, तो विकास जी की राय, एबीबी में कल खरीदारी करने की सलाह इंट्राडे पिक है उनकी, और ला ओपाला में पोजीशन व्यू रखने का सुझाव विकास सेठी जी का। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक के नतीजे आ गए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। बैंक का मुनाफा 1116 करोड़ रुपए से 3600 करोड़ रुपए हुआ है। नेट एनपीए में भी कमी आई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, क्या खास रहा इस बार एक्सिस बैंक के नतीजों में? बिल्कुल स्वाति, आप देखिए नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिखे। इनफैक्ट सारी फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर भी देखने मिले हैं। जो इंटरनल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। सबसे पहले अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 17% तक की ग्रोथ आपको सालाना आधार पर देखने मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% तक की ग्रोथ है। मल्टी क्वार्टर हाइज पर यहाँ पे मुनाफा भी दर्ज किया है। अब देखिए जो मुनाफा है उसमें 3 गुना ग्रोथ आती हुई दिखी है, यानी कि 225% तक की ग्रोथ हमने इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। 3614 करोड़ पर मुनाफा
पहुंचता हुआ दिखा है। प्रोविजंस के आंकड़ों से मदद मिलती हुई दिखी क्योंकि प्रोविजंस कम हुए हैं, साथ ही असेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी सुधरती हुई दिखी है। टोटल स्लिपेजेस जो हैं वो कम होते हुए दिखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वो 4147 करोड़ पे आए हैं। साथ ही जो ग्रॉस एनपीएस है 3.17% पे आए हैं, 3.5% के सामने, और नेट एनपीएस में भी यहाँ पे कटते हुए दिखे हैं। नेट एनपीएस 1.08% से कम होकर 0.91% पे आते हुए दिखे हैं। रीस्ट्रक्चर्ड बुक थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। तो इंटरनल्स काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतर है। जो लोन ग्रोथ है वो 18% पे आती हुई दिखी है। और अब देखिए ये रिटेल लोन ग्रोथ है, टोटल लोन बुक करीब 17% बढ़ती हुई दिखी है। और जो डिस्बर्समेंट्स आते हुए दिखे हैं रिटेल साइड पर वो काफ़ी मजबूत है। तो इंटरनल्स काफ़ी मजबूत इस बार इस तिमाही के नतीजों में देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो एक्सिस बैंक के नतीजों पर तो बात हुई। देवांशी बने रही है हमारे साथ, क्योंकि कल आने वाले नतीजों में मारुति सुजुकी भी है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कहता है, कुशल से समझते हैं। कुशल बताइए, मारुति सुजुकी के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी, तो मारुति के नंबर्स हमें कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आप वॉल्यूम की तरफ से देखें तो यहाँ पर करीब 13% की गिरावट आती हुई नज़र आई है सालाना आधार पर, जिस वजह से कंपनी की जो आय है वो 23,458 करोड़ से घटकर इस बारी 23,200 करोड़ रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर तो 48% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन तो बढ़ी है, बट जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन होता हुआ नजर आया है उससे कंपनी की जो ओवरऑल कामकाजी मुनाफा है उस पर दबाव देखने को मिला है। 9.5% के मुकाबले इस बारी 5% का मार्जिन जो है वो कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। मुनाफे के लिहाज से 55% की गिरावट के साथ 870 करोड़ रुपए पे हम अनुमान करके चल रहे हैं कि ये कंपनी का मुनाफा रह सकता है। सीएनजी सेगमेंट में तो कंपनी का बेहतर प्रदर्शन है, पर एसयूवी मार्केट में लगातार कंपनी जो है अपना मार्केट शेयर हो सकता है लूज करती हुई नजर आए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वहां पर कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है कि यहाँ पर आगे के लिए क्या पाइपलाइन है, ये जानना मैनेजमेंट की कमेंट्री में बेहद अहम होगा। शुक्रिया कुशल, आने वाले नतीजों पर चर्चा करने के लिए। इनफैक्ट कल सिप्ला के नतीजे भी आने वाले हैं। देवांशी आपके पास फिर से आ रहे हैं, सिप्ला के नतीजों में इस बार क्या खास रहने की उम्मीद है? अब देखिए सिप्ला के नतीजों से बहुत ज़्यादा शानदार नतीजों का अनुमान नहीं है, क्योंकि जो कोविड की दवाएं हैं उसकी बिक्री कम होती हुई दिखी और इसका इम्पैक्ट आपको इस बार के नतीजों में देखने मिलेगा। कुल आय 3% तक बढ़ती हुई दिखेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कामकाजी मुनाफा 7% तक कम होता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स में इस बार कमी होती हुई दिखेगी, 24% से घटकर 21.4%, और जो मुनाफा है वो भी 9% तक कम होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आप देखिए एक्स कोविड जो पोर्टफोलियो है उसमें बढ़त आती हुई दिखेगी। यूएस में 3% वाई ग्रोथ का अनुमान इस बार किया जा रहा है, और कोई भी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं किए थे कंपनी ने, तो इसी के चलते बहुत ज़्यादा मुनाफे में बढ़त आने का अनुमान नहीं है। नज़र रखनी होगी कमेंट्री पर, यूएस प्रोडक्ट पर पाइपलाइन किस तरह से आती हुई दिख रही है, इनहेलर का जो इनका मार्केट शेयर है वो कितना बढ़ता है, और साथ ही गोवा फैसिलिटी पर क्या अपडेट्स हैं, इन सब पर कमेंट्री अहम रहेगी। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रहेंगे इस बार। शुक्रिया देवांशी, सिप्ला के आने वाले नतीजों पर अनुमान बताने के लिए। अब कल पिडिलाइट के नतीजे भी आएंगे, नतीजे क्या कैसे हो सकते हैं? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण जरा बताएं कैसे रह सकते हैं पिडिलाइट के नतीजे? देखिए पिडिलाइट के नतीजे मिले जुले रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी लेकिन मार्जिन्स पे दबाव रहने वाला है। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस कंपनी का काफ़ी बड़ा डिपेंडेंस जो है रियल एस्टेट सेक्टर में है, और पिछले तिमाही में आपने देखा रियल एस्टेट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है, तो उसका फ़ायदा कंपनी को होगा। त्योहारी सीज़न से भी कंपनी की सेल्स में बढ़ोतरी होती है, और पिछले आपने देखा क्वार्टर में त्योहारी सेल्स जो थी कंपनियों की काफ़ी अच्छी रही है, तो उसका भी इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस में इस्तेमाल होते हैं, और पिछले तिमाही में ये सब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स खुले थे, तो इसका भी फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके लिए हमारा मानना है कि ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, और वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% की रहेगी। हालांकि कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिए थे, उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इसके चलते रेवेन्यूज़ जो है 23-24% के आसपास बढ़ेंगे, और ये करीब 2840 करोड़ के आसपास आएंगे। लेकिन जितनी भी प्राइस हाइक ली थी वो कंपनी ने इसलिए ली थी कि कॉस्ट प्रेशर्स को पास ऑन कर पाए, लेकिन पूरी तरह से पास ऑन तो कर नहीं पाए, क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट इस लेवल तक बढ़े थे कि कंपनी के मार्जिन पे उसका दबाव आपको देखने मिलेगा। हमारा अनुमान है मार्जिन 27.9% से गिर के करीब 20.4% के आसपास आ सकते हैं, और एबिटा में 9.5% की गिरावट होगी, और इसी के चलते मुनाफा जो है करीब 10-10.5% गिरने वाला है। 446 करोड़ से गिर के ये करीब 400 करोड़ के आसपास आ सकता है। यानी कि ग्रोथ अच्छी रहेगी इस कंपनी के नतीजों में, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन मार्जिन जो है उस पर दबाव रहने वाला है। आए वक्त हो गया है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके, ये बताने का।
और कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ आज है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आपसे समझना चाहेंगे कल के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, दो स्टॉक चुने हैं मैंने, एक लॉन्ग साइड का है और एक शॉर्ट साइड का है कि जो कि जिस तरह से आज बाजार में हमने गिरावट दिखी, हो सकता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है और उस बाउंस बैक में मैं खरीदारी करना चाहूंगा बंधन बैंक। बंधन बैंक में आज की गिरावट में उतना ज्यादा ये स्टॉक नहीं गिरा था और एंड में इसमें जो बाइंग देखने को मिली है कल शायद कंटिन्यू हो सकती है। 305 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी ₹6.80 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ₹4 का और मेरा लक्ष्य रहेगा ₹10 का। शॉर्ट साइड के लिए मैंने चुना है डेल्टा कॉर्प का 270 का पुट, यानी मंदी करना है पुट बाय करके। ये ₹8.5 के आसपास ट्रेड आज का क्लोजिंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी आसपास बाय करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ₹5.50 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा ₹14 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹16 का। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म पिक कौन सी आज आप दर्शकों को बताने वाले हैं? बिल्कुल स्वाति, आज की इस गिरावट के बाद कई स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव माउथ वाटरिंग लेवल्स पे आ गए हैं। वहां से एक स्टॉक मैंने पिक किया जो डिफेंस सेक्टर का प्ले है। स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। ये भारत की एक इकलौती ड्रोन सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी इसके अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, ड्राइविंग सिमुलेटर्स आदि भी बनाती है। बाकी कंपनी ने 90 पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और करीबन 1000 से ज्यादा देशों में अपने ट्रेनिंग सिस्टम्स को एक्सपोर्ट किया हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो अभी बजट आएगा उसमें डिफेंस पे अच्छा खासा फोकस रहेगा सरकार का, और वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए खास करके ड्रोन सिस्टम्स के लिए सरकार ने एक PLI स्कीम भी लॉन्च करी थी, उसका भी फायदा इस कंपनी में देखा जा रहा है। और ये हाल ही की गिरावट में ये स्टॉक भी गिरा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस से, मतलब इंडियन एयरफोर्स से भी इनको एक बड़ा 155 करोड़ का ऑर्डर मिला और सरकार का एक फोकस भी है कि आर्म्ड फोर्सेस ड्रोन ज्यादा यूज करे, तो उसका फायदा इस कंपनी को होना दिखता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो 205 के लेवल पे ये स्टॉक बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 5-10% और गिर सकता है अगर बाजार गिरे तो, बट ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में इसमें ₹300 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो विकास जी की राय, लंबी अवधि की खरीदारी आपको करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए जेन टेक में खरीदारी का सुझाव विकास सेठी की तरफ से सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ बाजार आज और कल के इस एपिसोड में शामिल हुए।